अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः वैशाख कृष्ण सप्तमी दिनांक 30 मई 2024। भाव प्रकाश निघंटु पलाश। शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। पलाश निर्यासः पिच्छलत्वात् आमाशय पक्वाशय च उपलेपनं करोति। तो पलाश का निर्यास जो है वो आमाशय और पक्वाशय में उपलेपन करता है। तेन आमाशय स्थित स्रोमुखो मुखानि लिप्तानि भवन्ति। तो स्रोतोमुख पर उसका एक लेप जैसा हो जाता है। स्रोतोमुख लेपनेन अतिसारा ग्रहणी प्रवाहिका च आशु प्रशामति। तो इससे अतिसार ग्रहणी और प्रवाह के तत्काल शांत हो जाता है। पलाश फलन तो संशयति, लेकिन पलाश का फल जो है वो संशोधन करता है। मल विशोधनार्थम तो तहितम, मल विशोधन के लिए वो हितकारक है। व्यत्यासेन शकृत रक्तम यहाँ उपवेश्येत स पलाश फल क्वाथम केवलम पिबेत अथवा पयसा एकदम पिबेत। तो कभी रक्त और कभी पुरीष इस प्रकार का अगर प्रवर्तन होता है तो पलाश फल क्वाथ केवल पीना है या दूध के साथ पीना है। तथा कोष्णम क्षीरम पेयम, और फिर कोष्ण जल लेना है। तेन मले निस्सारित अतिसारा शाम्य। तो पुरुष निकल जाने के बाद अतिसार जो है वो शांत हो जाता है। अर्षस्सु मल विशोधनार्थम पलाश बीज चूर्णम हितम। अर्ष में मल विशोधन के लिए पलाश बीज चूर्ण हित है। पलाश क्षारा अश्मरीम भिन्नति। पलाश क्षारा अश्मीरेषु शर्करासु अविमूत्रेण पेयः। तो ये अश्मर्य और शर्करा में अभिमूत्र से पीना है। तो शायद इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसका कुछ बना सकते हैं क्या। पलाश वल्कलक वाथा सुशीता शर्करान्विता रक्तपित्तम हंति।
तो उसका त्वक का क्वाथ सुशीत शर्करा रक्त पित्त का नाश करता है। प्रमेय है कषाय कटुतिक्तत्वात् पलाशः कफज प्रमेय हितः। ये कफज प्रमेय में कटुतिक्त कषाय होने के जरिए हितकर है। पलाशः सारगुणत्वात् मेदो धातुगत शैथिल्यम हरति। तो मेदो धातु का शैथिल्य भी दूर करता है। पलाश पुष्पाणां पाथा शर्करा रहता नाना वेदांत प्रमेयान। वैसे पलाश पुष्पा सो बनाया जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है लेकिन मिलता है। तो ये भी एक मूत्रकुच्छ के लिए भी अच्छी दवा है, और शायद हम प्रमेह के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। मूत्रकुच्छ मूत्राघातेश पलाश पुष्पाणां क्वाथा भक्ति प्रदेशे स्वेदनार्थं भविष्यनार्थं पृच्छति तेन मूत्रस्य निस्सरणं भवति। तो इसके क्वाथ से सेदन स्वेदन या सेचन करे पलाश पुष्प के। वृक्षः बल्यश्च धातृसंयुक्तः पलाशः वृक्षः बल्लश्च भवति। तथा च तस्य निर्यासः सक्षीरः शर्करायुक्तः धातून् वर्धयति। लेकिन इसमें क्या करना है प्रयोग, शायद छाल का प्रयोग है। और निर्यास जो है वो सक्षीर शर्करा युक्त धातुन वर्धयति। विशेषण स्थौल्य शुक्रवृद्ध्यर्थम प्रशासा तुलाशा प्रशस्ता सारत्वात् मेधो धातुगत शैथिल्यम अपहरत। तो स्थौल्य में पलाश प्रशस्त इस प्रकार का है। और मेधो धातुगत शैथिल्य दूर करता है। तो ये मेधो धातुगत शैथिल्य दूर करता है, ये मेरे ख्याल में अच्छा है। पलाशो दीपनो वृषा सरोष्णो वर्णगुल्मजित कषाय कटकस्तिक्त स्निग्धो गुदज रोगजित भग्न संधान कृत दोष ग्रहण दर्शक कृमि हरे। मूलत्व कषाय अर्थकर्ष प्रमाण पलाश क्षारा पंचगुंजा प्रमाण पलाश निर्यासा पंचगुंजा प्रमाण। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पलाश का वृक्ष हमारे खेत में नहीं है, कोपण में, वो लगाने के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। दो तीन पेड़ तो करेंगे। और उसके बीज जो है वो खास करके कृमिघ्न के यूज में इन स्किन डिसीजेस, स्किन डिसीजेस में नहीं प्रयोग किया है। ठीक है। शाल्मली। शाल्मलिस्तु भवेन् मोचा पिच्छिला पूर्णीति च रक्तपुष्पा स्थिरायुश्च कंटकाढ्या तुतु चतुलिनी। शाल्मली शीतला स्वाद्वी रसे पाके रसायनी। श्लेष्मला पित्तवाता हारिणी रक्तपित्तजे। तो ये तो द्रव्यगुण की किताब में होनी चाहिए शालमली। एक बार नंबर देखो अगर मिलता है तो मधुर रस मधुर विपाक शीतला और रसायन दृष्टि से तो काफी अच्छी है। कफ बढ़ाने वाली है। मधुर रस मधुर विपाक और शीतवीर ये सब कफ को बढ़ाने वाला है। पित्त वातासर हाइरिण रक्त पित्त जी। पित्त वात रक्त और रक्त पित्त इन सभी में। पेज नहीं, नंबर बताओ। मशरूम। चालीस लगेगा।
शाम। टुडे प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर विजिट टू संभाजीनगर। वो इसका नंबर क्या है पेज? शालमली 139। शाल्मली मोचा पिच्छला रक्तपुष्प कंटकाढ्या तूलिनीच। कंटकाढ्या शाल्मली वृक्षा सर्वत्र तस्य पुष्पाणि रक्तानि तस्य निर्यासा मोचरसा इति ख्याता। तस्य निर्यासा पुष्पाणि कंदाश्च औषधक्रियासु प्रशस्ताः। मोचरस चूर्णम शाल्मली वृंत पुटपाकरसः आस्थापनार्थं मोचरस सातितं क्षीरम्। शाल्मली मधुरा तस्य विपाकोऽपि मधुरः। वीर्यं शीतं च माधुर्यात् मधुरपाकित्वाच्च शैत्याच्च कफं वर्धयति पित्तं च हन्ति। शाल्मली विशेषेण शैत्यात् रक्तं प्रसादयति स्तंभयति च। माधुर्यात् शाल्मली रसादि धातून् वर्धयति शैत्यात् पुरुषं स्तंभयति च। ओके, रक्तपित्ते ये रसायनी भी है। गुदगते रक्तपित्ते मोचरसेन श्रुतं क्षीरं हितं तत् आशु रक्तं स्तंभयति। रक्तातिसारे गुदपाके च शाकक्षीरं मोचरसेन श्रुतं हितं। पक्वाशये गत रक्तवः स्रोतोमुखानां मुखानाम् उपलेपनेन तद् आशु रक्तातिसारं स्तंभयति। ते रक्त आता इस रक्तातिसार में या अल्सरेटिव कोलाइटिस में काले सांवर म्हणजे कोणते था? काटेसावर, हाँ काटेसावर यही है, शालमली ही है। शाल्मली वृंतान पुटपाखे पचेत तस्य रसेन आस्थापये। अयं पिच्छाभस्ति पिच्छलत्वात् पक्वाशये स्थितान् रसवरक्तः स्रोतसां मुखानि उपलेपयति तेन अतिसारस्य प्रशमो भवति। तो वृंत उतने लेने हैं। ये थोड़ा अजीब है, ये ग्रंथों में कहीं आया होगा शाल्मली वृंत। और पुटपाक पद्धति से पाक रक्त निकालना है। निरामय शास्त्रे चिरुत्थिते नानावर्णे च अतिसारे शाल्मली वृन्ताक पुटपाकस्य पिच्छादस्ति प्रशस्तः। अयं बस्ति पित्तातिसारं रक्तातिसारम् अधोघ रक्तपित्तं विरेचनास्थापनयोश्च अतिप्रवृत्तिं शीघ्रं जयति। मोचरस्य चूर्णं सशर्करा मधुयुतं तण्डुलोदकेन संयुक्तं रक्तार्षांसि शमयति। ओके, ये तो वैसे भी दे सकते हैं। मोचरसः योनिगतं रक्तं रक्तश योनिं च शमयति। मोचरस सिद्धं घृतं सर्वप्रदनान् नाशयति बलं वर्णं च वर्धयति। तो मोचरस तो मिलता है आसानी से। इसके जो कंटक है, शालमक किले के कंटक, उनको पानी में घिस के लेप करते हैं मुखदूषिका के ऊपर। ये काफी प्रचलन में है और अच्छा फायदा भी होता है। उसका चूर्ण भी बनाकर रख सकते हैं और वो लेप के लिए दे सकते हैं। नहीं तो ये कंटक घिस के इस प्रकार के और एक्ने, ये तो मुखदूषिका में इसका काफी अच्छा इस प्रकार का परिणाम आता है। तो उस दृष्टि से भी अच्छा है और रसायन भी है, ये एक अहम मुद्दा है। कंटक खूप वेळाने येतात का झाडावर? ऐसा तो नहीं लगता, छोटे छोटे पेड़ों को भी कंटक लगते हैं।
पेट जैसे ही बड़ा हो जाता है वैसे ये निकालना आसान इस प्रकार का होता है। तो ये केवल कफवर्धन करने वाली है, बाकी तरीके से तो अच्छी है। और रसायन भी है, तो शायद इसके बारे में थोड़ा करें। त्वच शोथहर लेप इन शोथ। ओके, तो त्वचा अगर शोथहर है तो वात पित्त प्रधान इसी प्रकार के शोथ में ज्यादा अच्छा इस प्रकार का परिणाम मिलेगा। तो ये भी अच्छी तरीके से काम में ला सकते हैं। सुन सुरुवातीचे असतील मोठे झाड झाल्यावर फक्त वरच्या फांदीचे असतात, खाली बुंध्यावर नसतात। ओके। तो लेकिन कंटक जहाँ पे शालमली वृक्ष है, यहाँ तो मिल जाते हैं इस प्रकार से। और मोचरस काफी मात्रा में उपलब्ध है, तो इसको भी लगाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। पिछला पूर्णी टीचर, और शायद मधुर रस मधुर विपाक शीत वीर्य रसायन, तो ये शुक्र को बढ़ावा देने वाला भी होगा। पिछिल है इस प्रकार से। मुख्य का युवान पीढ़ी, युवा वय से संबंधित होते हैं क्या? अगर यही लक्षण मध्य वर्ग में मिलते हैं तो उसको निदान कुछ और होगा, क्या पता। क्या यहाँ भी शालमली उपयोगी हो गई? ज्यादातर युवाओं में भी दिखता है, लेकिन ये काफी डरावना मामला हो सकता है। मुखदूषिका जो है, मैंने ऐसे भी मरीज देखे हैं जो आत्महत्या करने के लिए निकले थे, केवल मुखदूषिका के लिए। और ये काफी मुश्किल होता है, लेकिन डिरेल्ड लाइफस्टाइल, जंक फूड, फास्ट फूड, अजीर्ण, ये सब होते हैं। और सिर्फ ऊपर ऊपर मुखदूषिका के लिए लेप करने से कुछ फायदा नहीं होता। उनको रेगुलर ट्रीटमेंट लंघन पाचन शोधन ये सब करनी पड़ती है, तभी ये कम हो जाते हैं। तो ये रेयर है इस प्रकार से, लेकिन होते हैं। और लोग इतने संत्रस्त हो जाते हैं कि खुदकुशी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं इस प्रकार से। चरक हैज मेंशन्ड मोचरस फॉर नासागत रक्तपित्त। ओके, तो ये वैसे रक्तपित्त के लिए अच्छी दवा है ही। मोचरस म्हणून शालमली त्वक चूर्णच देतात। ये था और अजीब है। इसके मूल में कंद निकलते हैं, जिससे सेमल कंद कहते हैं। यह वृक्ष होते हैं। सेमल कंद, जिसपिलिन रक्तार्श। ओके। तो जैसे मैंने सोचा था कि मधुर मधुर शीत, तो ये वृक्ष भी होना चाहिए। तो शायद ये सेमल के हिसाब से उसका प्रयोग किया जाता है ये। अच्छी बात इस प्रकार की है। तो ठीक है। मैं थोड़ा अनुभव संभाजीनगर के नजदीक उसके पास जो गया था, माधव गायकवाड़ और मनोज गायकवाड़, ये दोनों बीएमएस है। और परंपरागत खेती है, करीबन 10 एकड़ है। और शुरू में पिताजी इसका प्रयोग करते थे, यूरिया वगैरह इस प्रकार का। अभी तो उन्होंने 5 बरस से सब बंद कर दिया। और नैसर्गिक खेती करने लगे। तो इसमें तो काफी है, अनाज वगैरह में काफी चीजें हैं। लेकिन खास करके औषधियों के बारे में उसने बहुत अच्छे तरीके अपनाए हैं। तो ये कुमारी है या फिर दशमूल को भी लगाने की कोशिश की है।
और बहुत सारे तरीके के पेड़ पौधे लगाए हैं इस प्रकार से। तो उसका मूल उत्पादन प्याज था, प्याज और लहसुन इस प्रकार का। तो उसने अभी काफी कम कर दिया है। लेकिन पहले जमाने में कुछ टन में ये प्याज और लहसुन करते थे। वैसे जलौका का ब्रीड करने की भी कोशिश की है। ये भी एक अलग बात वहां पे देखी गई। और उसका निरीक्षण अच्छा है। वो बार बार व्हाट्सएप पे ये भेजता रहता है। तो जिनके जिनके पास खेती है और वो कर नहीं रहे हैं, वो सभी एक बार जरूर वो भी देखे और हमारा भी खेत देखे। तो हासा के खेत की खासियत अलग अलग इस प्रकार की रहेगी। और वहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सोच समझ कर फिर वहाँ क्या लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब बातें देखनी पड़ेगी इस प्रकार से। तो किस प्रकार के उपद्रव कहाँ पे है, ये भी एक बार देखना पड़ेगा। हवामान या वातावरण किस प्रकार का है, ये भी देखना पड़ेगा। फिर भी अगर हम एक बार निश्चय कर लेते हैं कि मुझे नैसर्गिक या सेंद्रिय खेती करनी ही है इस प्रकार से, तो उसके लिए जो भी उपाय होंगे वो करना आरंभ करेंगे। अब तो ये प्रैक्टिस भी शुरू करने जा रहा है। ये 40 किलोमीटर है। फुलंब्री नाम का गांव है, संभाजीनगर से जलगांव रोड पर आगे है। प्रैक्टिस संभाजीनगर में करने के लिए सोच रहे हैं। दोनों ही वैद्य है। और इसका रसशास्त्र में अभी पूरा हो जाएगा माधव का। और फिर मनोज हाल ही में बीएमएस हुआ है। लेकिन बहुत ही अच्छा इस प्रकार का रहा। मैंने वहां से कई ये ब्राह्मी वगैरह भी लगाई है उसने। शतावरी काफी मात्रा में लगाई है। तो मैंने उसके पौधे लाए हैं या बीज भी लाए हैं, या अश्वगंधा काफी मात्रा में है। तो मैं कोकण में लगा रहा हूँ ये सभी बातें इस प्रकार से। और फिर आगे देखेंगे कि इसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, क्या करना है इस प्रकार से। और अनाज वगैरह के बारे में जो होता है वहां पे वही करना है, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। निर्यासा शाल्मले पिच्छा शाल्मली वेष्टकोपिश मोचास्राव मोचरसो मोच निर्यास इत्यपि मोचास्राव हिमोग्राही स्निग्ध वृक्ष कषाय का। यहाँ सीधा वृक्ष बता दिया इसमें। प्रवाहिका साराम कफ पित्तास्त्र दाहन। तो मोचरस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कहा कि ये मोचरस अ, छाल होते हैं, उसका चूर्ण बना के देते हैं। वास्तव में ये उसका जो गोंद है वो नहीं है इस प्रकार से। फिर भी बाजार में गोंद भी मिलता है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। मोचरस शुक्र स्तंभन शाल्मली घृत इन ऑल प्रदर। ओके। तो वृक्ष और शुक्र स्तंभन इस प्रकार का अगर है, तो खास करके मैस्टरबेशन की जिसमें हिस्सी है हस्तमैथुन की, उसमें मोचरस का जरूर प्रयोग कर सकते हैं। और प्रवाही का अतिसार वगैरह तो इसमें तो है ही। और शायद ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस रक्तातिसार, इसमें भी मोचरस का निर्यात। वैसे मोचरस सिद्ध पिच्छा बस्ती देते हैं। अजाक्षीर अगर मिलता है तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अजाक्षीर नहीं है तो देसी गाय के दूध में दे सकते हैं। मोचरस घनवटी अवेलेबल, they be used in बस्ती as कलकर सावरी मुसळी मुस्ता वाजीकरण। मुस्ता नहीं, सावली मुसळी अ, वृक्ष वाजीकरण, ये तो है। तो ये दोनों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं।
तो ठीक है, मुझे लगता है कि शाल्मली और पलाश दोनों होने चाहिए, और कंटोका के भी प्रयोग होता रहता है। तो शाल्मली, कुत्सित शाल्मली प्रोक्त रोचना कूट शाल्मली, कूट शाल्मली का तिक्त कटुक कफवातन विद्युष्ण प्लीह जठर यकृत गुल्म विषापः भूतानाह विबंधास्त्र मेदशूल कफापः। ये तो देखा नहीं है कूट शाल्मली। लेकिन कफवातन तिक्त कटु उष्ण, ये कफवातन ये तो है, लेकिन फिर भी यकृत गुल्म विषापः भूत आनाह, ये भूत का विशेष है। वेदशूल कफापः, इन प्रमेह मूली विद जायफल चूर्ण। ओके, तो वैसे जायफल के चूर्ण के साथ शुक्र संबंध के लिए अच्छा काम करेगा शाल्मली का, ये इस प्रकार से। धव धवोधटो नंदितरुः स्थिरो गौरो धुरंधरः धव शीत प्रमेय हर्षः पांडुतिक्त कपापः मधुरस्तुवरस्तस्य फलंच मधुरम मनाक। ये प्रचलन में तो नहीं है, धावड़ा नाम से कुछ मिलता है शायद, मालूम नहीं। अगर गोवा फड़के की किताब में है तो एक बार देखो। इंदाह शिरपाक ऑफ त्वचा। ओके। प्रमेह अर्ष पांडु पित्त कफापः मधुरः तुवरः, तो मधुर कषाय शीत, और तस्य फलंच मधुरम मनाक, उसका फल कुछ हद तक मधुर इस प्रकार का है। धन्वंगः। धन्वंगस्तु धनुर्वृक्षो गोत्रवृक्ष सुतेजनः, धन्वंग कपवित्तात् थोड़े से कफपित्तास्त्र कफ कासहृत तुवरो लघु ब्रूहणो बलकृत द्रूक्षा संधिकृत व्रणरोपण। कभी सुना ही नहीं है ये। करीर, करीर क्रकरो पत्रो ग्रंथिलो भू मरुभूरुहः करीरः कटुकस्तिक्तः स्वेदयुक्तो भेदन स्वेदयुष्णो भेदन स्मृतः दुर्नाम कफवाताम गरशोफ प्रणप्रणो। ये भी मालूम नहीं है करीर। ये शाक वर्ग में करीर आता है, लेकिन देखा तो नहीं गया है। शाखोट, करवंद ने, करवंद का तो कर्मर्द है संस्कृत शब्द। शाखोट पीत फलको भूतवासः भूतावासा खरच्छदः शाखोट रक्त पित्तार्शो वात श्लेष्माति सारजित। ये भूतावास कहाँ गया है, याजु है। दुर्नाम यानी कि अर्श।
वरुण वरुणो वर्णस्य तु स्तिक्तशाकः कुमारकः वरुणः पित्तलो भेदी श्लेष्मकृच्छ्राश्म मारुतान् निहन्ति गुरुमवातास कृमिश्चोष्णोऽग्निदीपकः कषायो मधुरस्तिक्तः कटुको रूक्षको लघु। तो वरुणादि गण है जिसका मिलता है, ये तो गोफर की किताब में होगा। नंबर बताओ मुझे। तो श्लेष्म कृच्छ्र अश्म मारुत। तो मूत्राशमरी में वरुण का प्रयोग होता है, और खास करके प्रोस्टेट में इसका प्रयोग किया जाता है। मैं भी वरुण चूर्ण देता हूँ या वरुणादि क्वाथ बताता हूँ। तो वंशोलोचना। शायद वरुण नहीं है फिर। बहुत पीछे चला गया। नॉट देयर, ओके। वर्णसैर्यक युग्म शतावरी दहन मोरट बिल्व ईशानिकाः द्विबृहति दिक्करंजयाद्वम। तो ये वरुणादि गण है। तो इसका वेदन के हिसाब से अच्छा परिणाम है। पित्तकृत इस प्रकार का है, पित्तल है। कफवातग्न अच्छा है। तो ये उस दृष्टि से प्रयोग में ला सकते हैं। कटभी। कटभी स्वादु पुष्पश्च मधुरेणु कटम्बरा कटभी तो प्रमेहार्षो नाड़ी व्रण विषकृमीन हंत्युष्णा कफकुत्कुष्ठग्नि कटुरूक्षा च कीर्तिदा तत्फलं तु वरन्नेयं विशेषात् कफशुक्र। नाड़ी वरण में एक विशेष है इसमें। ये भी कुछ मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं है, कट भी। उष्ण कफ कुष्ठग्नि। मोक्ष। मोक्षस्तु मोक्ष कोऽपि स्यात् गोलीढो गोलिहस्तथा क्षारश्रेष्ठः। क्षारवृक्षो द्विविधः श्वेतकृष्णकः। मोक्षकः कटुकस्तिक्तो ग्राह्युष्ण कफवातरुत् विषमेदो गुल्मकण्डु बस्तिरुक कृमिशुक्रनुत कृमिशुक्रनुत। ये जो क्षार निर्माण में मोक्ष वृक्ष के बारे में बताया गया है। यानी कौन सा? अभी अष्टांग हृदय का इन्होंने जो भाषांतर किया था, मैं अब मेरे किताब में क्या लिखा है भाषांतर के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन उसका एक अलग राशि, ये मोक्ष वृक्ष का। और बाकी जिनका क्षार बनाना है उनके अलग राशि, इनको इकट्ठा करके जलाना है इस प्रकार से। तो एक खास करके क्षार बनाने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। ग्राही उष्ण कफवात विषम में दो गुल्म पंडु बस्तिर क्रम शुक्र।
मोक्ष नाम क्यों है मालूम नहीं। हाँ, मराठी में इसका कुछ अलग नाम है वहां पे। मुझे याद नहीं आ रहा। राणा की किताब में बहुत ही अजीब कुछ लिखा था। तो ये और अलग बात हो जाएगी। शिरीषिका। शिरीषिका टिंटिणिका दुर्बला। अंबुशिरीषिका। त्रिदोष विश्व कुष्ठार्शो हरिवारी शिरीषिका। ये पानी में उत्पन्न होने वाला शिरीष इस प्रकार का है शायद। त्रिदोष का नाश करने वाला, विष का नाश करने वाला। सुना नहीं है। हाँ, हाँ। अष्टांग हृदय में क्षारविधि जहाँ पे आया है वहां ये मोक्ष के बारे में बताया है। तो वहां का मराठी भाषांतर एक बार देखना पड़ेगा। शमी। शमी सत्वफला तुंगा केशहंत्री फला शिवा मंगल्या च तथा लक्ष्मी ही शमीरः साल्पिका स्मृता। शमी तिक्ता कटुशीता कषाया रेचनी लघु कफकास ब्रह्मश्वास कुष्ठाश कृमिजित स्मृता। तो केशहंत्री एक इसका पर्याय है। और अगर ज्यादा इस प्रकार के केश बचपन से है तो शमी के पत्तों का अ, चूर्ण बना के उसको लेप किया जाता है। और ये बचपन में ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। अभी काफी क्रीम वगैरह मॉडर्न कॉस्मेटिक्स में आ गए हैं। और इन बालों को निकाला जाता है। जैसे निकालते हैं वैसे जा फिर से आने रहते हैं, आते रहते हैं, और फिर ये बार बार क्रिया दोहरानी पड़ती है, लेकिन काफी केमिकल्स का प्रयोग है। तो अच्छा नहीं है। इसलिए शमी का प्रयोग शायद हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 21 बरस का शमी का वृक्ष हो जाता है तो उसके मूल में गणपति की आकृति तैयार हो जाती है। अब हमारे यहाँ कोकण में एक शमी का वृक्ष पहले से है, अब कितने बरस हो गए तो पता नहीं है, लेकिन हमें भी लेके 10 बरस हो गए। तो शायद उसके बारे में थोड़ी कोशिश करेंगे। तिक्ता कटुषिता कषाया, यह है क्या गोवा फड़की की किताब में। कफकास भ्रम, ये एक अच्छा है। कुष्ठार्शक कृमिजित स्मृता। वैसे भंसलकर जी के प्रयोग में दमासा ये बहुत था भ्रम के लिए। तो शमी वैसे रेयर है, गणपति के लिए उसके पत्ते फुल राख यूजफुल। ओके। तो इतने प्रयोग नहीं किया है तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि फल की रक्षा करके वो रोमशातन के लिए प्रयोग में लाए। कि मैं तुम्हारे प्रयोग में काफी अलग अलग योग है, मूल से लेकर इस प्रकार से। तो ये तुमने कहाँ से उठाया है? कोई इस प्रकार की किताब है कि जो जिसको तोड़गे कहते हैं इस प्रकार से। मैंने ऐसा सुना था कि जमदग्नि का भाव प्रकाश निघंटु हिंदी जो भाषांतर है उसमें नीचे विमर्श दिया है हिंदी में। तो उसमें काफी अलग अलग योग बताए गए हैं और जमदग्नि ने उन विमर्शों का अच्छी तरीके से फायदा उठाया है। ऐसा मैंने सुना है, मैंने उससे पूछा तो नहीं है अभी तक। तो तुम्हें ये सब जानकारी कहाँ से हो रही है, थोड़ा अगर बता सकते हो तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, और तुम प्रयोग कर रही हो ये भी अच्छी बात है इस प्रकार से। सप्तपर्ण तो अच्छी है,
ये शायद होगी फड़के की किताब में। सप्तपर्णो विशालत्व शारदो विषमच्छदः। विषमच्छद तो सात है पर्ण, उसके जो अवयव होते हैं ये। व्रणश्लेष्म वातकुष्ठ कफा वातकुष्ठास्त्र जंतुजित दीपन श्वास गुल्मग्ना स्निग्धोष्ण स्तुवर सरहा। 129। तो व्रण कफ वातकुष्ठ रक्त जंतु। सप्तपर्णादि योग एक आता है। हम शीत पित्त उदर कोट में प्रयोग करते हैं, और ये गुरमे में भी प्रयोग अच्छा होता है। तो देखते हैं गौ पढ़ के ने क्या दिया है। गुरु। हम्म, हाँ। 129 तो काफी नीचे चला गया। बलि। इन रक्त विकार हृदरोग कृमिदंत। ये ऊपर होना चाहिए फिर। सप्त परिणाम आ गया। सात्विण इस प्रकार से है। सप्तपर्णा महावृक्ष अरण्ये होती, तस्य पर्वे पर्वे सप्तपर्णानां समूहः अस्ति। औषधक्रिया सप्तपर्णस्य त्वक् प्रशस्ता। सप्तपर्णः कषायः तस्य विपाकः कटुकः वीर्यम् उष्णं च कषायत्वात् कटुपाकित्वात् सप्तपर्णः कफं हन्ति। स्निग्धोष्णत्वात् वातं शमयति, कटुपाकित्वात् उष्णवीर्यत्वात् च सप्तपर्णः अग्निं दीपयति। कषायं द्रव्यं प्रायशः शीतं तमनं च तस्य अपवादः सप्तपर्णः। सप्तपर्णस्य स्वरसा मधुपिप्पली यतः पित्तकफानुगे हिद्माश्वासे सति पायेत। स्वरस। कफजायाम छर्द्याम सप्तपर्णस्य क्वाथम शीतम मधुयुतम पिबेत। तो कफवातग्न है वास्तव में। सप्तपर्णी एंड सप्तच्छद वेगळे आहेत का? नहीं, एक ही है। सप्तच्छद और सप्तपर्णी एक ही है मेरे ख्याल में। कफवात जे ज्वर है, सप्तपर्ण चूर्ण अथवा क्वाथा पिप्पली चूर्ण युक्ता कफवात ज्वरम हन्ति। कषाय रसत्वात् प्रमेहजं क्लेदं शोषयति सप्तपर्णः।
विशेषेण कफपित्त प्रमेहेषु सप्तपर्ण चूर्णं मधुना अद्यात् अथवा धात्रिरसेन पिबेत्। कुष्ठस्य शरीरगतक्लेदस्य शोषणार्थं सप्तपर्णा क्वाथा प्रशस्ता अथवा सप्तपर्णा साधितं घृतं हितम्। व्रणे कफजे व्रणे क्लेदस्य शोषणार्थं सप्तपर्णत्वक्वाथा धावनार्थे हितः। ये खास करके ज्वर में प्रयोग में लाया जाता है, और शीतपूर्वक ज्वर में इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सप्तपर्णादि क्वाथ, ये हमारे यहाँ एक सप्तपर्णादि योग बना के रखा है। कहाँ से कशात ना घेतलाय रे, माहितीये का? सप्तपर्णादि कशातून घेतलाय आपण? हा, वैशिष्ट्य रत्नावली से। कशातला आहे का? विसर्प। तो सप्तपर्णादि विसर्प अधिकार में इसमें आया है, वैशिष्ट्य रत्नावली में। तो हमने बना के रखा है, मैं प्रयोग करता रहता हूँ। तिनिश। तिनिशस्यन्दनो नेमि रथ दथद्रुर्वञ्जुलस्तथा तिनिशः श्लेष्म पित्तास्र मेदः कुष्ठ प्रमेहजित् सुवरश्वित्रदाहग्नो व्रणपाण्डुकृमि प्रणुत वाथयन् कफच चर्दि विथ मधु या। तो आसन ये आसनादिगण में श्वेतवाह प्रक्रिया वगैरह कदर कदर बंडी शंशबामी शशुंग्या। लेकिन मुझे भी तिनिश नाम से कुछ मालूम नहीं है। कफ पित्त रक्त मेद कुष्ठ प्रमेह तुवर श्वित्र नाशन है, ये एक अच्छा है। दाहग्न भी है। वर्ण पांडु कृमि प्रणुत। तिनिश नाम से कुछ मिलता है, मालूम नहीं। वह फड़के की किताब में भी नहीं होगा मेरे ख्याल में। भूमि सह, भूमि सहो देव द्वार दारुर नरिदारु खरच्चदा। ये खरच्चदा फिर से आया। भूमि सहस्तु शिशु रक्तपित्त प्रसादना। तो सुना भी नहीं है भूमिच्छद, भूमि सह। पुष्पिका इति श्री लटकन मिश्र तनय श्री भाव मिश्र विरचिते भाव प्रकाशे पूर्व खंडे मिश्र प्रकरणे षष्ठो वटादि वर्ग समाप्त। तो ये छठा वटादि वर्ग समाप्त हो गया। आम्र एक, डायरेक्ट आम्रादि फल वर्ग परुष का आ गया, ये मालूम नहीं क्या है। महिला पुरुष का आ रहा है, ये अजीब है। आम्र पुष्प। फालसा, ये तो सही है। लेकिन आम्रादि वर्ग है और पहला ये आम्रफल परुष का है, ये अजीब है। आमाम्रफल। पक्वाम्रफल। आम्रात योग। आम्रावर्त। तो ठीक है, परुषक से शुरुआत करते हैं।
अमर कैसे आ गया? आम्रप्रोक्तो रसालश्च सहकारोति सौरभः कामांगो मधुदूतश्च माकंदः पिकवल्लभः। रसाल और सहकार ये ज्यादा प्रचलन में है। अ, आम्रपुष्प। आम्रपुष्पमतिसार कफपित्त प्रमेहन अश्रुदृष्टिहरम शीतम रुचिकृत ग्राही वातलम। अतिसार कफ पित्त प्रमेह। वैसे आम्र के फूल प्रयोग में नहीं लाते होंगे क्योंकि उसके आगे आम बनता है। अगर कुछ गिर जाते हैं तो शायद इनका प्रयोग हो सकता है। रक्त दुष्टिहर ये एक है। शीत रुचिकृत गाही वातल। आम्रम बालं कषायम रुचम मारुत पित्तकृत तरुणं तु तत् अत्यम्लम रूक्षम दोषत्रयासृकृत। अरे बाप। तो कच्चा आम जो है बाल उसमें भी ये कषाय अम्ल रुच्छ वात और पित्त निर्माण करने वाला। कफ के बारे में नहीं बताया। तरुण तत् तो तत् अत्यम्लम। तरुण जो है वह अति अम्ल रूक्ष दोषत्रयासृकृत और त्रिदोष प्रकोप का जो कैरी जो हम बोलते हैं शायद उसकी ये पूर्व रूपावस्था होगी थोड़ी सी। ये तीनों दोष को बढ़ावा देने वाली इस प्रकार की कही गई है। आम आम्र फल। तो ये अभी कैरी। आमम आम्रम आमम त्वचाहीनम आतपाति विशोषितम। अम्लम स्वादु कषायम स्यात् भेदनं कफवातसे। अजीब है। त्वचाहीनम। हाँ तो उसकी छाल निकाल के आतपाति विशोषितम। धूप में काफी सुखाना है इस प्रकार से कच्चे आम को। अम्लम स्वादु कषायम स्यात् भेदनं कफवातसे। इस प्रकार का कोई प्रचलन मालूम नहीं है। इस प्रकार से सुखाकर उसका प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से। अम्बोशी या आमचूर हुआ फिर म्हणतात। हम्म। इसका अचार बनाते हैं अम्बोशी का। त्वचा व्रणरोपण आणि गर्भाशय शोधन। ये थोड़ा अजीब है। गर्भाशय शोधन भेदना है। अम्बोशी का जब अचार किया जाता है तो शायद सिर्फ छाल निकाल के सुखा के फिर अचार बनाते हैं ये शायद। आमचूर पाउडर यूज करते हैं कुकिंग में ये वही है। कैरी का सेवन इस समय खूब किया जाता है लोगों में। यह फल अच्छा है तो इसका सेवन कितना उचित मानेंगे? मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि किस अवस्था में लिया जाए। वो कैरी के पहली पहले वाली अवस्था अगर जो है वो थोड़ा सा इस प्रकार का है आंब्याचे साल काढून सुकवतात। लोणचं नाही। आम पालक बनता है वो तो फक्त वाळवून ठेवतात भाजी म्हणून खातात। लेकिन अम्बोशी का अचार मिलता है। मैंने खाया है। कोकण में प्रचलन है इसका इस प्रकार से। और पन्ह जो है वो आम पानक इस प्रकार का है। आमचूर प्रयोग में लाया जाता है।
ये सब्जी करके मैंने तो नहीं सुना है। अचार मिलता है लेकिन अच्छा लगता है, ऐसे कोई आपत्ति नहीं है। आमरस से आमावस्था एग्रीवेट होती है। हाउ टू यूज इट रैशनली। बाकी खाना कम करे, क्योंकि ये इस सीजन में ही होने वाला है। पानक तो के गुण तो बहुत अच्छे दिए गए हैं इस ऋतु के लिए, लेकिन कहाँ पे है ये। वैशज रत्नावली में सप्तच्छदाधिक वात ज्वर और मुखरोग अधिकार में आया है। या भाजी करत नाहीत, भाजीला पर्याय म्हणून खातात ज्वारीच्या भाकरीसोबत. ओके। तो ठीक है, मुझे लगता है कि पक्वा आम्रफल जो है वो काफी अच्छा है। वेणुमाधव शास्त्री जोशी इसकी बहुत प्रशंसा करते थे। पक्वंतु मधुरम वृक्षम स्निग्धम बल सुखप्रदम। तो मधुर वृक्ष स्निग्ध बल और सुख देने वाला। गुरुवातहरम रुद्यम वर्ण्यम शीतम अपित्तलम। रुद्य है, वर्ण्य है, वाताहर है, शीत और अपित्तल, पित्त को नहीं बढ़ाता है। सप्तच्छदादि गंडूष कषाय अवेलेबल वैद्य रत्नम। हाँ, ये जो मुखरोगाधिकार में आया है सप्तच्छदादि कषाय, मैं पहले ऐसे ही देता था, अभी ये सप्तच्छदादि तैयार भी देता हूँ कषाय जो है वो, कैंसर के रोगियों में, खास करके ओरल कैंसर में। भाव प्रकाश में कृतान्न वर्ग में वर्णन है आम्र पानक का। ओके। दूध और आम विरुद्ध होना चाहिए या नहीं। कोवड़ी पान यूस्पिलिन चर्बी, वो तो है, जम्बो आम्र पल्लव इस प्रकार का बताया गया है। दूध और आम चरक के अनुसार विरुद्ध है। उन्होंने 26वें अध्याय में जो भी उदाहरण दिए है उसमें आम्र आम्रा तक वगैरह सभी डाले हैं, दूध के साथ विरोध है। भाव प्रकाश में क्षीर मित्राणी इस प्रकार का आया है योग रत्नाकर भाव प्रकाश में, और उसमें आम को दूध का मित्र माना गया है। तो इसके आधार पर काफी बहस होती रहती है, लेकिन हम यथापूर्व मुनि नाम प्रामाण्यम ऐसा करके चलेंगे। जहाँ कंट्रोवर्सी है वहाँ चरक का मत ज्यादा ग्राह्य होना चाहिए। तो ठीक है, नहीं लेना है दूध और आम, लेकिन एक आध बार अगर हम ले लेते हैं तो उससे ज्यादा मुसीबत नहीं होगी। उसका बार बार प्रचलन होता रहेगा तो ये ज्यादा तकलीफ डाला हो सकता है। नारिकेल ऑल्सो विरुद्ध विथ क्षीर इन चरक। या आंवले और दूध के विषय में क्या मत है सर आपका। ये कुछ योगों में आया है आंवला और दूध इस प्रकार से, घी बनाने के समय वगैरह इस प्रकार से। तो ग्रंथकारों ने ही संयोग किया है तो ठीक है, लेकिन दूध फटने की संभावना रहती है, ये बात ध्यान में रखनी है इस प्रकार से। च्यवनप्राश और दूध भी प्रचलन में है, ये सही नहीं है। वो च्यवनप्राश पचन हो जाने के बाद दूध लेना है, लेकिन हम भी बताते हैं च्यवनप्राश और फिर बाद में आधे घंटे के बाद दूध लेना, इस प्रकार से बताते हैं। आम के अजीर्ण में दूध बताया है। च्यवनप्राश और दूध भी प्रचलन में है, लोग पूछते हैं लेना है या नहीं। तो बाद में ले सकते हैं, इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और फिर अगर योग रत्नाकर या भाव प्रकाश को फॉलो करते हैं तो शायद दीक्षित मित्र के हिसाब से वहां सैंधव भी दिया है। सैंधव को दूध के साथ योग्य योग रत्नाकर में लेना विरुद्ध नहीं है बताया है। तो क्षीर मित्राणी ऐसे करके उसमें आया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ठीक है। आमम कृत्रिमपक्वञ्च तद्भवेत् पित्तनाशनम्। रसस्य आमलस्य हीनस्तु माधुर्याच्च विशेषता।
देर इज ए बुक ऑन सुकामेवा व ताजी फळे बाय वैद्य श्रीकर जळूकर सर. ये देखना चाहिए. रमेश नानल की भी किताब है. उसके आहार रहस्य भाग 1 से 5 और आहारा ने रोग हरा, ये 2 भाग इस प्रकार के हैं. इसमें भी इसके बारे में थोड़ी बहस है, तो प्रमिला, श्री की भी देखेंगे. 7:30 वाजून गेले. हो हो. अमर पुष्प का एक प्रयोग बिच्छू का विष उतारने के लिए बताया गया है. ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे. आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. आहार रहस्य भाग 1 ते 5 आहाराने रोग हरा 2 भाग. विरम्यते व्याख्यान व्यापार.